नमस्कार दोस्तों, जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। ऑर्गेनन के व्याख्यान की सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम आज चर्चा करेंगे एपोरिज्म नंबर 18। क्या कहना चाहते हैं हनीमैन एपोरिज्म नंबर 18 के अंदर? अभी तक हमने क्या क्या देखा है? पहले एपोरिज्म नंबर 1 से 6 देखे कि फिजिशियन का गोल क्या होना चाहिए। पहले तो फिजिशियन क्या है, उसका मिशन क्या है, हमें कैसा बनना है, कौन कौन से गुण हम में होने चाहिए, हमें क्या करना है, रिस्टोर द सीक टू हेल्थ टू क्योर। और वो क्योर कैसा होना चाहिए? रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? तो नॉलेज ऑफ द फिजिशियन। उसके बाद में फिजिशियन शुड बी प्रिजर्वर ऑफ द हेल्थ। उसके बाद कॉजेशन, अलग अलग कॉज, फंडामेंटल कॉज, एक्साइटिंग कॉज, मेंटेनिंग कॉज, ठीक है। उसके बाद ये सब करने के लिए हमें कैसा बनना चाहिए? अनप्रिज्यूडाइज्ड होना चाहिए, अनप्रिज्यूडाइज्ड ऑब्जर्वर। और उसके बाद टोटालिटी बनाइए, टोटालिटी ऑफ सिम्टम। फिर हमने चर्चा की वाइटल फोर्स की, जीवन शक्ति की। जीवन शक्ति कैसी है, जीवन शक्ति के बिना क्या होता है, जीवन शक्ति नहीं है तो क्या होता है। अब जीवन शक्ति हमने कल देखा कि रोग है, जो कोई भी रोग है, आप उसको नाम कुछ भी दीजिए, चाहे ट्यूबरकुलोसिस दें, चाहे डायबिटीज दें, चाहे एड्स दें, चाहे कैंसर दें, चाहे टॉन्सिलाइटिस नाम दें, लेकिन अगर कोई रोग होता है तो उसका मूल कारण क्या है? डायनेमिक डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स, रोग शक्ति का विकारग्रस्त होना। और अब हमें हनीमैन आगे एपोरिज्म नंबर 18 में क्या कहना चाहते हैं, चलिए बढ़ाते हैं एक कदम एपोरिज्म नंबर 18 की ओर। अगर आपको कुछ प्रश्न है, या तो आप कुछ पूछना चाहते हैं, या तो आप होम्योपैथी अच्छे से सीखना चाहते हैं, आप एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं, कुछ भी है, तो आप हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, homeopathicgurukul.com, ठीक है। Organon means an instrument of thought, especially a means of reasoning or a system of logic. Organon का मतलब क्या है? It is a instrument of thought. ये विचारों का एक शस्त्र है, और उस शस्त्र की मदद से हमें क्या करना है? हमें खोजना है सत्य को। आज हम कौन से सत्य को खोजेंगे? कि रोग का चित्र ग्रहण करने के लिए, या तो रोग ट्रीट करने के लिए टोटालिटी ऑफ सिम्टम के अलावा कोई और मार्ग शेष है कि नहीं है। चलिए आज ऑर्गेनन के शस्त्र का उपयोग करके हम एपोरिज्म 18 के अंदर ये देखते हैं। क्या कहते हैं हनीमैन एपोरिज्म नंबर 18 के अंदर? फ्रॉम दिस indubitable truth that besides the totality of the symptom nothing can by any means be discovered in the disease wherewith they could express their need of aid, it follows undeniably that the sum of the all symptoms in each individual case of the disease must be the sole indication, the sole guide to the direct us in the choice of the remedy. क्या कहते हैं हनीमैन? फ्रॉम दिस अनड्यूबिटेबल मतलब जिसके ऊपर कोई डाउट भी नहीं किया जा सकता है, ऐसा ट्रूथ है, परम सत्य है। मालूम है सत्य दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? सत्य के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक है जो परम सत्य है, अल्टीमेट ट्रूथ, हनीमैन उसी की बात करते हैं, इंड्यूबिटेबल ट्रूथ, इट इज अल्टीमेट ट्रूथ। और दूसरा रिलेटिव ट्रूथ। सत्य के दो प्रकार होते हैं, हनीमैन परम सत्य की बात कर रहे हैं यहाँ पे। देयर इज नो रिलेटिव ट्रूथ नहीं है, ये परम ट्रूथ है, परम सत्य है, इंड्यूबिटेबल, जिसके ऊपर डाउट ही नहीं किया जा सकता है, जिसके ऊपर प्रश्न ही खड़ा नहीं हो सकता है, ऐसा ट्रूथ क्या है? दैट। हनीमैन कहते हैं, हनीमैन कहीं पे भी लगते हैं दैट, इस दैट का भी एक मतलब है। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन क्या है? ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन एक संगीत की तरह है, सा रे ग म प ध नी सा, जिस तरीके से संगीत के सुर होते हैं ना, एक बटन दबाइए तो एक सुर निकलेगा, और उसी रिदम के अंदर आपको बटन दबाने हैं तो ही रिदम के अंदर सुर निकलेंगे। तो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन उसी रिदम के अंदर पढ़ना है तो ही हम कर पाएंगे कि हनीमैन क्या कहना चाहते हैं। हनीमैन जहां पे लिखते हैं दैट,
दैट का मतलब क्या होता है? हनीमैन कहते हैं आगे ऑर्गेनन में आगे पीछे दाएं बाएं कुछ भी लिखा हो, लेकिन यहां पे यही सत्य है। कई दफा हनीमैन ने लिखा होगा, आगे आएगा कि दूसरी मॉरल रेमेडीज हैं, दूसरी ऐसी चीजें हैं जहां पे मेडिसिन के अलावा भी हम पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं। क्या है वो सब? ऑक्सिलरी मेथड ऑफ द ट्रीटमेंट। कहीं पे हनीमैन ने लिखा होगा कि डिस्चार्ज हैं वो डिसीज के तौर पे आते हैं। ऐसा कुछ भी हनीमैन ने अगर कहीं पे भी लिखा है तो हनीमैन कहते हैं वो भले ही लिखा है, लेकिन दैट मतलब यहां तो मैं कहता हूं वो सत्य है। वो सब अपनी अपनी कंडीशन में है, लेकिन यहां पे ये सत्य है। क्या कहते हैं? From this indubitable truth that beside the totality of the symptom, nothing can be any means be discovered in the disease wherewith they could express their need of aid. मैंने दूसरा कुछ भी कहा होगा, लेकिन डिसीज है जो टोटालिटी ऑफ सिम्टम है वही सोल ऑफ द डिसीज है। डिसीज को जो भी चाहिए वो मांगने के लिए डिसीज क्या करेगा? साइन एंड सिम्टम फेंकेगा, और उन्हीं साइन एंड सिम्टम का समूह मतलब टोटालिटी ऑफ डिसीज है। तो टोटालिटी ऑफ डिसीज ही डिसीज इटसेल्फ है, इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं। That beside the totality of symptom, nothing can by any means be discovered in the disease. अगर आपने टोटालिटी ऑफ सिम्टम ले लिया तो उसके सिवा कुछ बचता ही नहीं है उस डिसीज में। Wherewith they could express their need of aid, उनको जो जरूरत है वो मांगने के लिए वो जो सिम्टम फेंकते हैं उसके सिवा और कुछ डिसीज में है ही नहीं। It follows undeniably that the sum of all the symptom in each individual case of the disease must be the sole indication. It follows undeniably, हम जिसको डिनाई नहीं कर सकते हैं वो अनडिनाइबल, मालूम चल रहा है, जिसको मना नहीं किया जा सकता। अब हनीमैन ने कह दिया कि एक ही सत्य है, और सत्य ये है कि टोटालिटी ऑफ सिम्टम इज द सोल। तो अब हनीमैन कहते हैं इसको डिनाई ही नहीं कर सकते। दैट इज द सम टोटल ऑफ द ऑल सिम्टम इन ईच इंडिविजुअल केस ऑफ द डिसीज मस्ट बी द सोल इंडिकेशन, वही इंडिकेशन है, द सोल गाइड टू डायरेक्ट अस इन द चॉइस ऑफ द रेमेडी। हमें दवाई सिलेक्शन करने के लिए जो इंडिकेशन है वो सम टोटल ऑफ दैट सिम्टम है, ये इससे हम डिनाई कर सकते नहीं है। क्लियर हो रहा है? एक ही चीज को हनीमैन अलग अलग शब्दों में बता रहे हैं। कहते हैं ना, एकम सत्यम विपरा वदति बहुधा, एक ही सत्य को विद्वान अलग अलग तरीके से बताते हैं। यहां फिर से हनीमैन कहते हैं कि एक ही सत्य है, और ये सत्य वही है कि डिसीज टोटालिटी ऑफ सिम्टम के द्वारा ही जाना जा सकता है, और डिसीज साइन एंड सिम्टम के द्वारा ही जाना सकता है, और उन साइन एंड सिम्टम का समूह यानी कि लक्षण समूह यानी कि टोटालिटी ऑफ सिम्टम एकमात्र सोल गाइड है हमें उस रेमेडी तक पहुंचाने के लिए। मतलब हनीमैन क्या कहते हैं, आपके पास मरीज आए तो उसके साइन एंड सिम्टम लीजिए, उसके इंडिकेशन निकाल के टोटालिटी बनाइए, और जो भी मेडिसिन इंडिकेटिव हो वो मेडिसिन दीजिए। इट इज होम्योपैथी। हनीमैन ने यहां पे होम्योपैथी को एकदम सिंपल बना दिया है। मालूम चल रहा है? क्लियर हो रहा है? आपके पास एक मरीज आते हैं जिनको सुबह 3-4 बजे अस्थमा का अटैक आता है, चिल्ली पेशेंट हैं, बैकएक की तकलीफ रहती है, और डिलीवरी के बाद ही ये अस्थमा और बैकएक शुरू हुआ है। कौन सी मेडिसिन आएगी? ठीक है। अब उस पेशेंट को ब्रोंकाइटिस हो तो मेडिसिन कालिकाब, एलर्जिक अस्थमा हो तो कालिकाब, मालूम चल रहा है? अब उसको बैकएक है, वो स्पॉन्डिलाइटिस हो तो कालिकाब, लॉस ऑफ लंबर लॉर्डोसिस हो तो कालिकाब, मालूम चल रहा है? हनीमैन हमें कह रहे हैं कि दूसरी सब बातों में मत पड़िए। अगर आपका गोल एपोरिज्म 1 है तो हनीमैन ने पहले ही कह दिया है कि ये सब बातें मैं उन्हीं के लिए लिख रहा हूं जिनका हाई एंड ओनली मिशन रिस्टोर टू सीक टू हेल्थ टू क्योर है। आपका गोल दूसरा कुछ है तो आपको सब कुछ करना चाहिए, लेकिन उस टाइम के अंदर भी हनीमैन कह रहे हैं। अब आपके पास एक मरीज आया, आपने उन मरीज को बहुत खांसी हो रही है,
और राइट साइडेड लंग के अंदर पेन भी हो रहा है, राइट साइडेड चेस्ट पेन है, और छूने से भी, थोड़ा सा भी मूवमेंट करने से भी उनको दर्द बहुत बढ़ रहा है, उनको प्यास बहुत लगती है, बहुत लंबे लंबे दिन टाइम के बाद बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं। कौन सा मेडिसिन आएगा? ये टोटालिटी हमें ब्रायोनिया की तरफ गाइड करती है। अब आपने एक्सरे करवाया, उसके अंदर फाइंडिंग कुछ भी हो, आपकी मेडिसिन विल बी ब्रायोनिया। आपने उसका स्पूटम लिया और उसका कल्चर रिपोर्ट करवाया, उसमें न्यूमोकोकल आए तो मेडिसिन विल बी ब्रायोनिया, स्टेफाइलोकोकल आए तो मेडिसिन विल बी ब्रायोनिया, स्टेप्टोकोकाई आए तो मेडिसिन विल बी ब्रायोनिया, सुडोमोनास आए तो मेडिसिन विल बी ब्रायोनिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलर आए तो मेडिसिन विल बी ब्रायोनिया, कोई वायरस आया तो मेडिसिन विल बी। मालूम चल रहा है हनीमैन किस चीज की तरफ हमें ले जा रहे हैं? क्लियर हो रहा है? हनीमैन किसी लक्षण समूह को रोग का नाम देने में यकीन नहीं रखते हैं, हम जब तक हनीमैन को समझे हैं। और हनीमैन कह रहे हैं कि बहुत इन्वेस्टिगेशन का भी उस टाइम के मुताबिक लिखा है कि रोल नहीं है, तब इतना हमारे जितना सब कुछ नहीं होता था कि हमें एविडेंस इकट्ठे करने होते थे। अभी तो एविडेंस इकट्ठे करने के लिए लोग हमें करना पड़ता है इन्वेस्टिगेशन, तो इट इज ओके। लेकिन हनीमैन कहते हैं अगर आपका गोल रिस्टोर टू सीक टू हेल्थ टू क्योर है, तो वहां पे इन्वेस्टिगेशन का बहुत कुछ रोल नहीं है, वहां पे आपको डिसीज को नाम देने का बहुत कुछ रोल नहीं है। आपको सिंपल सादा काम करना है। क्या करना है? केस लेना है, टोटालिटी बनानी है, इंडिकेटिव मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी। इतना ही एक वाक्य समझाने के लिए हनीमैन हर एपोरिज्म में उसको अलग अलग शब्दों और अलग अलग तर्क दे के हमें समझाते हैं। मालूम चलता है? आपके पास एक पेशेंट आया, उसको बहुत डायरिया हो गया है, डायरिया और बर्निंग इन एनस हो रहा है, डायरिया है, वीकनेस है, उसको थोड़ी थोड़ी देर में प्यास लगती है और पानी पीता जाता है। मेडिसिन विल बी फर्स्ट फॉर शॉर्ट क्वांटिटी एट शॉर्ट इंटरवल, बर्निंग एंड डायरिया, आर्सेनिक विल बी मेडिसिन ना। अब उसका डायरिया ड्यू टू विब्रियो कोलेराई हो तो, ड्यू टू रोटा वायरस हो तो, ड्यू टू समथिंग एल्स हो तो। अब आपके पास दूसरा पेशेंट आ रहा है जिसको बार बार यूरिनेशन जाना पड़ रहा है और यूरिन में बर्निंग होती है, शॉर्ट क्वांटिटी एट शॉर्ट इंटरवल की थर्स्ट है, चिली पेशेंट है और राइट साइडेड स्लीप है। मेडिसिन विल बी। अब उसके यूरिन के अंदर पस सेल हो तो मेडिसिन विल बी। 5 से 7 पस सेल हो तो, 15 से 20 पस सेल हो तो, प्लेंटी ऑफ पस सेल हो तो, कास्ट हो तो, सेडिमेंट्स हो तो। मालूम चल रहा है हनीमैन किस बात की और हमें गाइड कर रहे हैं? हम अब तक हनीमैन को इतना समझ पाए हैं, हमें लगता है कि हनीमैन इस तरीके से हमें गाइड कर रहे हैं। अब आपने यूरिन कल्चर करवाया और उसमें ई कोलाई आया तो मेडिसिन विल बी, सुडोमोनास आया तो, दूसरा कुछ आया तो। मालूम चल रहा है? तो हनीमैन कहते हैं कि उन सब में हम समय, मनी और नॉलेज सब कुछ जाया करें, उससे अच्छा है कि साइन एंड सिम्टम लेके दवाई दे दो। कितना सिंपल बना दिया है होम्योपैथी को, मालूम चल रहा है आपको? और हनीमैन ने पहले ही कह दिया है हमें नाम, डिसीज के नाम के से कोई लेवा देवा नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, डिसीज का नाम कुछ भी हो। अब उस पेशेंट के बर्निंग मिक्सचुरेशन है, ठीक है, और बहुत बर्निंग होता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा पानी पीता है, राइट साइडेड स्लीप है, और अब अगर उसके यूरिन के अंदर शुगर प्रेजेंट है तो मेडिसिन विल बी। अल्ब्यूमिन प्रेजेंट है तो मेडिसिन विल बी आर्सेनिक। मालूम चल रहा है क्या फर्क पड़ा आपके मेडिसिन सिलेक्शन में? सो वो मेडिसिन सिलेक्शन करने के लिए जरूरी है अकॉर्डिंग टू हनीमैन। हाँ, आप उसमें से इंडिकेशन बना सकते हैं। जब आपको दूसरे कोई भी इंडिकेशन नहीं मिल रहे हैं और यूरिन में शुगर मिल रहा है तो उसको आप एक इंडिकेशन बना सकते हैं। यूरिन में पस मिल रहे हैं तो उसको एक इंडिकेशन बना सकते हैं कि सेडिमेंट पुरुलेंट।
लेकिन अगर आपको दूसरे इंडिकेशन मिल रहे हैं तो इन सब का कुछ रोल है मेडिसिन सिलेक्शन में। समझ आ रही है हनीमैन की बात? हम अभी तक इतना समझे, हो सकता है हम गलत हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम सही समझे हैं, हमारे अनुभव में आता है कि हनीमैन ऐसा कर रहे हैं। हनीमैन क्या कहते हैं कि दैट द सम टोटल sum of all the symptoms in each individual case of the disease must be the sole indication, the sole guide to direct us in the choice of the remedy। हमें choice of remedy के लिए डायरेक्ट करता है, हमें उस बाजू ले जाता है। मालूम चला इन सब चीजों का कुछ मेडिसिन सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंस है, इन्वेस्टिगेशंस का सब, और उसके बारे में मालूम होना। आपको फीवर विथ चिल्स का पेशेंट मिलता है, जिसको फीवर विथ चिल है, कवर डिजायर है, प्यास बहुत कम लगती है, टंग एकदम वाइट कोटेड हो गई है, और हॉट पेशेंट है। कौन सी मेडिसिन आ सकती है प्रोबेबली? ब्लायोनिया, सेकंड पल्सेटिला, ठीक है। अब आपको ये सिम्टम गाइड कर रहे हैं कि ब्रायोनिया पल्सेटिला की तरफ जाइए। अब आपने ब्लड रिपोर्ट करवाया, उसके अंदर मलेरियल पैरासाइट पॉजिटिव आया, तो आपके मेडिसिन सिलेक्शन में कुछ परिवर्तन होएगा? होएगा, करना चाहिए। अगर उसके अंदर आया कि डेंगू एंटीजन पॉजिटिव, तो कुछ फर्क पड़ेगा। उसके अंदर आया कि चिकनगुनिया पॉजिटिव, कोई फर्क पड़ेगा। उसके अंदर आया कि प्लेटलेट कम है या WBC कम है या WBC ज़्यादा है, कोई फर्क पड़ेगा आपके मेडिसिन सिलेक्शन में? आपको पता चल रहा है हनीमैन क्या कह रहे हैं? आप क्लियर हो रहा है? हनीमैन क्या कह रहे हैं? हमारे अपनी पूरी एनर्जी, अपनी पूरी शक्ति किस चीज के ऊपर लगानी है? साइन एंड सिम्टम लेने पर, परसेप्टिबल फिनोमिना, हमें डिसीज को परसीव करना है, अपनी पूरी एनर्जी उसके ऊपर लगानी है, उसमें से इंडिकेशन निकालने हैं, उनकी टोटालिटी बनानी है और इंडिकेटिव मेडिसिन देनी है। अपनी 100% एनर्जी हमें इस प्रोसेस के ऊपर लगानी है। इसी प्रोसेस को होम्योपैथी कहा जा सकता है अकॉर्डिंग टू हनीमैन। यहाँ पे हनीमैन ऐसा नहीं कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन मत कराइए, आपको करवाना है तो करवाइए। हनीमैन ऐसा ही नहीं कह रहे हैं कि जो लोग इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं वो गलत हैं, वो करा रहे हैं तो उनको करवाने दीजिए, आपको करवाना है तो आप भी कराइए। लेकिन आपकी पूरी एनर्जी, अगर आपका मिशन क्या है, सीक टू हेल्थ टू क्योर, और आपको क्योर कैसा चाहिए? रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट, ठीक है। तो उसके लिए हनीमैन क्या कहते हैं? आपको पूरी एनर्जी अपनी साइन एंड सिम्टम लेने में, टोटालिटी बनाने में और इंडिकेटिव मेडिसिन देने में लगानी चाहिए। रादर अलग अलग चीजें, कुछ उसको पढ़ा, उसको अब उसकी लाइफ साइकिल ऐसी है, वो ऐसा होएगा, ऐसा करेगा। हनीमैन क्या कहते हैं कि अगर आपकी अगर जो शक्ति है, वाइटल फोर्स है, जो प्राण शक्ति है, वो विकारग्रस्त हो गई है, तो कतई वो सिम्टम देने के बगैर रह नहीं सकती, वो कुछ ना कुछ साइन एंड सिम्टम देगी। आप वो साइन एंड सिम्टम लीजिए और ट्रीट कीजिए। सो हनीमैन यहाँ पे हमें एक बहुत बड़े रोग से बचा रहे हैं, और उस रोग का नाम है एक्सेसिव इंफॉर्मेशन। मालूम है ना, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है अकॉर्डिंग टू हनीमैन, और जिसको आवश्यकता है वो नॉलेज ग्रहण करे। तो हम नहीं कह रहे हैं कि आपको बैक्टीरिया या पैरासाइट या वायरस का नॉलेज नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, एंड इट इज वेल एंड गुड। हम नहीं कह रहे हैं कि आपको पैथोलॉजी या प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का नॉलेज नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, वेल एंड गुड। समय, काल एवं परिस्थिति के मुताबिक उस सिद्धांतों के अंदर मॉडरेशन होता है। सिद्धांतों को उस काल एवं परिस्थिति के अनुसार व्याख्यायित किया जाता है। अगर आपके पास मरीज आया, वो फाइल लेके आता है कि डॉक्टर साहब मुझे डायबिटीज है, और आप कहेंगे नहीं नहीं हम तो डायबिटीज में नहीं मानते हैं, ये आपके सिम्टम, आपके रोग का नाम है पल्सेटिला, तो उस मरीज का आपके अंदर ट्रस्ट रहेगा?
नहीं रहेगा ना। तो उसको ट्रस्ट डेवलप करने के लिए आपको क्या करना मांगता है, आपको प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का नॉलेज, पैथोलॉजी का नॉलेज होना जरूरी है। मालूम चल रहा है? जैसा देश वैसा भेष। हम प्रैक्टिस ही उसी एरा के अंदर कर रहे हैं जहां पे नेम ऑफ द डिसीज ही सब मरीजों को भी मालूम है। वो सिम्टम लेके हमारे पास नहीं आते हैं, फाइल्स लेके, डायग्नोसिस लेके हमारे पास आते हैं। हनीमैन के टाइम में ऐसा नहीं था, तो हमारे लिए जरूरी है। पेशेंट बोलेगा कि सर मेरे को मलेरिया वो हम मानते ही नहीं है मलेरिया में, तो वो मरीज आपके पास ट्रीटमेंट लेगा? मालूम चल रहा है? देश काल के मुताबिक ये सब भी जरूरी है, लेकिन आपको प्योर होम्योपैथिक करना है, सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन करना है, उसके अंदर इसका बहुत कुछ रोल नहीं है अकॉर्डिंग टू हनीमैन। इसका रोल भी है, कहां पे है वो आगे आएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हनीमैन को पूरा पढ़ना है। हनीमैन एक जगह कुछ कहेंगे, दूसरी जगह दूसरा कहेंगे, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट होता है। ऐसा भी कई दफा मिलेगा आपको। तो किस जगह पे क्या सत्य है वो भी देखा जाना चाहिए। हनीमैन क्या कहते हैं, परम सत्य यही है कि केस लीजिए, उसमें से इंडिकेशन निकालिए, इंडिकेशन निकालने के बाद टोटालिटी वाइज सिमिलिमम का प्रिस्क्रिप्शन। हमारे पूरी 100% 100% एनर्जी हमें इस काम के अंदर देनी है, क्योंकि मरीज को ठीक करने के लिए क्या जरूरी है? सिमिलिमम, और सिमिलिमम के लिए टोटालिटी के लिए इंडिकेशन, और इंडिकेशन कहां से मिलेंगे? केस टेकिंग, केस रिसीविंग में से, रादर टेकिंग। क्लियर हो रहा है? दूसरी सब चीजें जो हम करते हैं इट इज वेल एंड गुड, वो काल, समय एवं देश के मुताबिक करनी चाहिए। मालूम चल रहा है? लेकिन हनीमैन अपने काल के मुजब लिखते हैं कि तब कोई जरूरी नहीं है। अभी परसों ही एक न्यूज आया था ना कि बहुत ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें एंटीजन और एंटीबॉडी कुछ नेगेटिव हैं, फिर भी प्लेटलेट डाउन होते जा रहे हैं। कई दफा ऐसा होता है कि पॉजिटिव नहीं आता है तो हम उसको नेगेटिव पैथोलॉजी लेके ट्रीट करते हैं ना। सीरो पॉजिटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और दूसरा क्या होता है? तो सीरो नेगेटिव में क्या होएगा? आरए टाइटर नेगेटिव होता है ना। मालूम चल रहा है? हनीमैन कहते कुछ नहीं, उसको पेन हो रहा है, राइट साइडेड का पेन ज्यादा है, भीगने के बाद शुरू हुआ है, दूध बहुत पसंद है, चिल्ली पेशेंट है। अगर वो सीरो पॉजिटिव है तो भी मेडिसिन विल बी रस्टॉक्स, सीरो नेगेटिव है तो भी मेडिसिन विल रस्टॉक्स। उसको रूमेटॉइड नहीं और ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो भी मेडिसिन विल रस्टॉक्स। मालूम चल रहा है? इस चीज को पचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि विरोध भी बहुत होगा। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं, वो चीजों का नॉलेज अगर जरूरी है तो जरूरी है। देश काल एवं समय के मुताबिक आपको डिसाइड करना चाहिए कितनी हद तक का जरूरी है। आपके पास एक मरीज आते हैं जिनको बर्निंग एपिगैस्ट्रियम का दिक्कत है, बहुत स्मोकिंग की आदत है, दिन में 10-12 दफा चाय पी जाते हैं, चिल्ली मरीज हैं, तीखा बहुत खाते हैं। मेडिसिन विल बी नक्सवामी का विल बी मेडिसिन ना। अब आपने इन्वेस्टिगेट कराया, अगर उसमें कुछ नहीं आया तो मेडिसिन विल बी नक्सवामी का। उसके अंदर आया गैस्ट्राइटिस, मेडिसिन विल बी। उसके अंदर आया इरोजन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा, मेडिसिन विल। उसके अंदर आया हाइटस हर्निया, मेडिसिन विल बी। उसके अंदर आया गैस्ट्रिक अल्सर, मेडिसिन विल बी। मालूम चल रहा है? हनीमैन क्या कहते हैं? फोकस ऑन PQRS, केस लीजिए अच्छे से अच्छा, उसमें से इंडिकेशन निकालिए और इंडिकेशन निकाल के दवाई दीजिए। ये होम्योपैथी करने के लिए, दवाई सिलेक्ट करने के लिए हमें उन सब चीज़ों की बहुत आवश्यकता नहीं है। तो दवाई सिलेक्ट करने के लिए हमें उनके ऊपर बहुत समय, पैसा एवं एनर्जी का व्यय नहीं करना चाहिए। लेकिन दवाई सिलेक्ट करने के अलावा बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं लाइक प्रोग्नोसिस ऑफ द डिसीज। अब पेशेंट ही ऐसे हैं, मरीज ही ऐसे हैं, और अब आप ऐसे देश में प्रैक्टिस कर रहे हैं
जहाँ के कायदे कानून के अनुसार आपको उस मरीज को सब कुछ समझाना मांगता है, तो वहाँ आपके लिए इन्वेस्टिगेशन नेसेसरी है। मालूम चल रहा है? देश काल एवं परिस्थिति को देख के फलित किया जाता है, ये ज्योतिष का सिद्धांत है। मालूम चल रहा है? ज्योतिष जब आप पढ़ते हैं ना एस्ट्रोलॉजी, तो उसके अंदर आता है प्रिडिक्शन कीजिए, फलित कीजिए, लेकिन फलित करने से पहले 3 चीजें याद रखिए, देश काल एवं परिस्थिति। काल मतलब समय, समय को हमारे यहाँ पे काल कहा जाता है, और जो समय से परे है वो कौन है? जो समय का भी बाप है, महाकाल। मालूम चल रहा है? एक एक शब्द हमारे यहाँ ऐसे ही नहीं आया है। लाइक हम जब संतान का प्रिडिक्शन करते हैं ज्योतिष, जब कि अब कुंडली में तो पहले भी 12 राशियां थी, 27 नक्षत्र थे और 9 ग्रह थे, तब संतान, आज से 50-60 साल पहले की बात करते हैं, तो सब के घर पे 8, 9, 10, 5, 7 संतान हुआ करते थे। आज भी 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र हैं, 9 ग्रह हैं, और उसी पोजीशन में चल रहे हैं, फिर भी सबके घर 1-2, 1-2, 1-2 संतानें आती जाती हैं। तो ग्रहों में क्या परिवर्तन हुआ? फिर भी फलादेश का परिवर्तन होता है ना, क्यों? काल बदल गया, कॉन्ट्रासेप्शन का जमाना आ चुका है। तो प्रिडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द देश काल एवं परिस्थिति। सो हनीमैन की भी जो जो बातें हैं उनको देश काल एवं परिस्थिति के ऊपर फलित किया जाना चाहिए, उनको इस तरीके से समझना चाहिए। हनीमैन बात करते हैं सोल होम्योपैथी की, प्योर होम्योपैथी की। अगर आपका मिशन क्या है? रिस्टोर टू सीक टू हेल्थ टू क्योर और रैपिड जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ, तो मैं बताता हूं, हनीमैन कहते हैं, मैं बताता हूं उस तरीके से करते जाइए। लेकिन अभी कायदा की बातें बढ़ती जा रही हैं दिन ब दिन, वो पेशेंट और फिजिशियन का जो बॉन्ड था वो कमजोर होता जा रहा है। तो अगर आप कुछ लीगल टर्म्स में फंसे तो वहां पे आप बोलेंगे नहीं, इसको डायबिटीज नहीं है, इसको पल्सेटिला है, इसको तो ब्रायोनिया है, तो आप लीगल टर्म्स में उसको साबित कर पाएंगे? मालूम चल रहा है? हनीमैन का टाइम वो था कि जहां पे पेशेंट फिजिशियन रिलेशनशिप एकदम स्ट्रांग हुआ करती थी। अब वो उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो उसके लिए आपको इन्वेस्टिगेट कराना होगा। सो देश काल एवं परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने चाहिए। हाँ, अगर आप प्योर हनीमैनियन हैं, आप फकीर हो चुके हैं, आपको दूसरी कोई चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हनीमैन जैसा कहते हैं वैसा करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो रहा है हनीमैन क्या कहना चाहते हैं? आपके पास एक मरीज आते हैं जिनको राइट शोल्डर के अंदर पेन है, बहुत पेन है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन है, थोड़ा सा भी मूव करते हैं तो पेन हो जाता है, सोते हैं ऐसे ही, आराम करते हैं तो अच्छा लगता है, उनको प्यास लगती है, ज़्यादा पानी पीते हैं लंबे लंबे समय के अंतराल के बाद, और वो बोलते हैं कि मेरे को कॉन्स्टिपेशन का भी दिक्कत है, एकदम सूखा मल आता है, मेडिसिन विल बी ठीक है। अब आप वहाँ पे एक्सरे के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस आए तो आपने ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराया, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस आए तो, गाउट आए तो, और एनीथिंग एल्स आए तो, मालूम चल रहा है हनीमैन किस चीज की तरफ हमें गाइड कर रहे हैं? इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हम आपको दे सकते हैं। हम कतई नहीं कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन नहीं कराना चाहिए, मालूम चल रहा है? हम ऐसा कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू हनीमैन मेडिसिन सिलेक्शन करना है, आपको दवाई देना है, तो वहां पे इन सब का रोल बहुत सीमित है। तो हमें क्या करना चाहिए? एक होम्योपैथ को क्या करना चाहिए? केस लेना चाहिए, इंडिकेशन पकड़ने चाहिए, टोटालिटी बनानी चाहिए और दवाई देनी चाहिए। पैथोलॉजी कोई भी हो, डिसीज कोई भी हो, उसका नाम कुछ भी हो, उसमें फर्क पड़ेगा और पड़ेगा। अगर क्योरेबल हो तो क्योर की तरफ जाएगा, अगर पैलिएटेबल है तो उसमें पैलिएशन मिलेगा, पेशेंट को रिलीफ तो मिलेगा ही मिलेगा। अब हमें वो आगे बताएंगे हनीमैन कि किस तरीके से अगर आपको दवाई देने के बाद क्या होता है तो वो पैथोलॉजी क्योरेबल है, क्या होता है तो वो इनक्योरेबल है, ये होता है तो इसका मतलब क्या है, ये होता है तो इसका मतलब क्या है, वहां पे भी हनीमैन बताते हैं। सो आप प्रोग्नोसिस के लिए भी हनीमैन के ऊपर रिलाय कर सकते हैं। जितने PQRS ज्यादा उतना प्रोग्नोसिस अच्छा, जितने PQRS कम उतना प्रोग्नोसिस बुरा।
हमने आगे एक एपोरिज्म के अंदर कर लिया, क्योरेबल और इनक्योरेबल डिसीजेस के अंदर। तो हनीमैन कहते हैं इन्वेस्टिगेशन का रोल तो बहुत कम है अकॉर्डिंग टू हनीमैन, अकॉर्डिंग टू देश काल एवं परिस्थिति ऑफ हनीमैन। और हनीमैन यहाँ पे होम्योपैथिक दवाई देके मरीज को ठीक करने का बात करते हैं, रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर का बात करते हैं, रैपिड जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन का बात करते हैं। आपको इसके सिवा कुछ और आपके गोल्स हैं तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन शुड बी नेसेसरी। क्लियर? इसके अंदर किसी को कोई डाउट है, कुछ न समझ आया हो ऐसा है? इंड्यूबिटेबल, इम्पॉसिबल टू डाउट, अनक्वेश्चनेबल। हनीमैन कहते हैं ये जिसके ऊपर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता ऐसा सत्य है कि टोटालिटी ऑफ सिम्टम इज डिसीज। मालूम चल रहा है? कोई भी डिसीज है वो अपने आप को प्रदर्शित कैसे करेगा? सिम्टम के द्वारा, और उन्हीं सिम्टम का कलेक्शन, सम टोटल ऑफ सिम्टम इज टोटालिटी ऑफ सिम्टम। एपोरिज्म नंबर 8 का पूरा व्याख्या आप देख सकते हैं। ट्रुथ, सत्य, यथार्थ, टोटालिटी, इसके ऊपर हमने बहुत बात कर ली है। सिम्टम्स, डिसीज, इन सब के ऊपर आगे बात हो चुकी है, हम इसको अब दोहराना नहीं चाहते हैं। क्लियर? सब इस सबको मालूम है ना, व्हाट इज डिसीज, व्हाट इज सिम्टम, व्हाट इज टोटालिटी। एड, हेल्प, अनडिनाइबली, अकाट्य रूप से, जिसको आप काट नहीं सकते। और किसको नहीं काट सकते आप? सत्य को। मालूम चल रहा है? आप सत्य को काट नहीं सकते, उसका स्वीकार करना ही पड़ता है। और हमने आपको जो अलग अलग केसेस के एग्जाम्पल दिए वो सब क्या है? सत्य को समझाने के लिए ही है ना वो। अब आप इसको काट नहीं सकते। इंडिविजुअल, टिपिकल ऑफ वन पर्सन इन अ वे दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। इट इज अ सोल ऑफ होम्योपैथी, इंडिविजुअलाइजेशन। हनीमैन ने पूरी होम्योपैथी किसके ऊपर खड़ी की है? बेस क्या है? इंडिविजुअलाइजेशन ने। आपके पास 2 मरीज आते हैं, ठीक है, दोनों को राइट साइडेड चेस्ट के अंदर पेन हो रहा है, खांसी आ रही है। एक को 3 पेशेंट ले लीजिए, 3 मरीज हैं, तीनों को राइट साइडेड चेस्ट पेन हो रहा है, खांसी आ रही है। एक को बलगम नहीं निकल रहा है, सूखी खांसी आ रही है, पानी बहुत ज्यादा पीना मांगता है, वो और थोड़ा सा भी टच हो जाए, थोड़ा सा भी मूवमेंट हो जाए फिर भी पेन हो रहा है, मेडिसिन विल बी। दूसरा मरीज है, उसको भी खांसी आ रही है लेकिन बलगम निकलता है, बलगम में खून भी निकलता है और उसको ठंडा पानी पीने का मन कर रहा है, मेडिसिन विल बी फॉस्फोरस। क्लियर? अब आपके पास तीसरा मरीज आ रहा है, उसको भी सूखी खांसी है लेकिन उसको पानी पीने का ही मन नहीं कर रहा है, और हॉट मरीज है, यस वेरी गुड, लाइकोपोडियम पल्सेटिला। मालूम चल रहा है? हनीमैन ने क्या किया? अगर आप इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, शायद तीनों के इन्वेस्टिगेशन कराए, तीनों के इन्वेस्टिगेशन में एक्सरे चेस्ट के अंदर आपको मिलेगा कि देयर इज कंसोलिडेशन इन द राइट लोअर लोब और कंसोलिडेशन इन द राइट लंग। तीनों के आपने स्पुटम कल्चर कराए, तीनों के स्पुटम कल्चर के अंदर आपको न्यूमोकोकाई या स्टेप्टोकोकाई या स्टेफाइलोकोकाई मिलेंगे, तो भी तीनों की मेडिसिन विल बी। हनीमैन किस सत्य की बात कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है? पहले हमने आपको क्या बताया कि अलग अलग 5 पेशेंट आते हैं, 5 पेशेंट के अंदर आपको सिम्टम ये मिलता है, राइट साइडेड चेस्ट पेन, थोड़े से मूवमेंट से के अंदर दर्द हो जाता है, पानी की प्यास बहुत लगती है और बहुत बलगम नहीं निकलता है, ज्यादातर सूखी खांसी ही होती है और सोने से अच्छा लगता है, मेडिसिन विल बी ब्रायोनिया। उसमें एक पेशेंट को आपने एक्सरे करवाया तो कंसोलिडेशन है, दूसरे का एक्सरे के अंदर कैविटी मिल रहा है, तीसरे के एक्सरे के अंदर प्लूरसी मिल रहा है, चौथे के एक्सरे के अंदर और कुछ मिल रहा है। कल्चर करवाया तो एक को सुडोमोनास है, एक को स्टेफाइलोकोकस है, एक को स्ट्रेप्टोकोकस है, एक को न्यूमोकोकस है और एक को ट्यूबरकुलर बैसिलाई है, लेकिन मेडिसिन विल बी सेम इन ऑल 5 केस। अब हम आपको दूसरा एग्जांपल दिया हो कि तीनों के अंदर वही बैसिलाई मिल रहा है और तीनों के अंदर वही फाइंडिंग है, कंसोलिडेशन है, लेकिन सिम्टम अलग है, तो मेडिसिन विल बी, एक को ब्रायोनिया, एक को लाइकोपोडियम, एक को फॉस्फोरस। पैथोलॉजी का नाम भी वही है। मालूम चल रहा है अब हनीमैन हमें किस चीज की ओर ले जा रहे हैं? इस एपोरिज्म के अंदर हनीमैन हमें सिखाते हैं इंडिविजुअलाइजेशन।
इंडिविजुअलाइजेशन का मतलब क्या है? टिपिकली ऑफ वन पर्सन इन अ वे दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर पर्सन। एक पर्सन जो दूसरे लोगों से किस तरीके से भिन्न है। एक व्यक्ति है जिनको माथे के ऊपर बाल बहुत कम है, जो धोती पहनते हैं, चश्मा लगाते हैं, हाथ में लाठी लेते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी। हमने आपको क्या बताया? इंडिविजुअलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी। मालूम चल रहा है? अब हम आपको दूसरा बताते हैं। एक व्यक्ति है जो बंगाली हैं, जो सिर के ऊपर टोपी पहनते हैं, आर्मी के कपड़े पहनते हैं। ये सब हमने आपको क्या बताया? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट पर्सन। वो दूसरों से उनको भिन्न करता है। बंगाली तो बहुत सारे हैं ना, करोड़ों लोग बंगाली होंगे, उसमें से करोड़ों लोग टोपी पहनने वाले होंगे, उसमें से हजारों लोग ऐसे होंगे कि जो आर्मी के कपड़े पहनते हैं। लेकिन इन सब का समूह है, वो हमें गाइड करता है ना, इंडिकेट करता है। क्या करता है? इंडिकेट करता है कि सुभाष चंद्र बोस की तरफ चलो। करोड़ों लोग होंगे जो धोती पहनते हैं, ठीक है, लाखों लोग होंगे जो हाथ में लकड़ी लेते हैं, चश्मा लगाते हैं। लेकिन अब इन तीनों का समूह लेते हैं तो वो हमें क्या करता है? वो हमें गाइड करता है ना। क्या करता है? गाइड करता है कि यहाँ पे तो गांधी जी की बात हो रही है। मालूम चल रहा है? और अब हम फिर से एपोरिज्म पढ़ते हैं। द सोल दैट द सम ऑफ द ऑल द सिम्टम इन ईच इंडिविजुअल केस ऑफ द डिसीज must be the sole indication, the sole guide to direct us in the choice of remedy। हमें क्या मिलता है? डायरेक्शन मिलता है कि यहाँ पे गांधी जी की बात हो रही है, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही है। तो हमें जब हम लेते हैं कि राइट साइडेड कंसोलिडेशन है, खून निकल रहा है बलगम में, ठंडा पीना बहुत पसंद है, तो हमें गाइड मिलती है कि फॉस्फोरस की तरफ। मालूम चल रहा है? ड्राई कफ है, राइट साइडेड प्लूरसी है, थोड़ा सा भी हलन चलन करने से दर्द हो रहा है, ब्रायोनिया की ओर। मालूम चल रहा है? अब उसके लिए आपको 3, 4, 5 सिम्टम मिलने चाहिए। अब हम आपको ऐसा भी बता सकते हैं कि उनके पिता का नाम करमचंद गांधी है, उनकी वाइफ का नाम कस्तूरबा है, वो पोरबंदर के रहने वाले थे, उन्होंने वकालत की हुई है, वो पहले अफ्रीका गए हुए थे। तो ये सब भी हमें कहाँ लेके जाएंगे? गांधी जी की ओर ही। अब आप इनमें से कोई भी 3, 4 इंडिकेशन ले लेते हैं, परसीव कर लेते हैं, तो वो परसेप्टिबल इंडिकेशन आपको डायरेक्ट करते हैं कि इस बाजू जाओ, और आप सिमिलिमम तक पहुंचते हैं। तो हनीमैन इंडिविजुअलाइजेशन की बात ये करते हैं कि हर बंदा अलग है, हर बंदे को हुआ रोग भी अलग है, और उसके अंदर जो सिम्टम आए हैं वो भी अलग हैं, तो उनको दी जाने वाली दवाई भी अलग ही होनी चाहिए। और वो दवाई कैसे होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम। क्यों साइन एंड सिम्टम? क्यों? क्योंकि जो जीवन शक्ति विकारग्रस्त हुई है, डायनेमिक डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स हुआ है, तो हमने आगे के एपोरिज्म में ही देखा कि अंदर का डायनेमिक डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स और बाहर जो मिलते हैं साइन एंड सिम्टम, वो दोनों एक ही हैं। तो हमें वो पकड़ना है, डायनेमिक डिरेंजमेंट पकड़ना है, तो हमें क्या पकड़ना पड़ेगा? साइन एंड सिम्टम पकड़ने पड़ेंगे। तो हनीमैन यहाँ पे कहते हैं कि मरीज को ठीक करना है तो उसका एकमात्र मार्ग है सिमिलिमम, और उस सिमिलिमम को पकड़ने का एक ही मार्ग है टोटालिटी ऑफ द सिम्टम। इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं। क्लियर हो रहा है? और टोटालिटी ऑफ सिम्टम के बेस के ऊपर ही आप उनको इंडिविजुअलाइज कर पाते हैं, उनको सबसे भिन्न कर पाते हैं। मालूम चलेगा? मैं आपको बोलता हूँ कि वो फ्रीडम फाइटर हैं, वो काला कोट पहनते हैं, वो ऊपर टोपी पहनते हैं, वो इधर गुलाब का फूल लगाते हैं, और वो इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है ना, आप सबको मालूम चल गया? ठीक है। अब मैं इनमें से आपको सिर्फ इतना ही बता दूं कि वो फ्रीडम फाइटर हैं, तो आप पकड़ पाएंगे कि यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है। मालूम चल रहा है? अगर मैं आपको ऐसा बता दूं
कि वो फ्रीडम फाइटर हैं, वो अंग्रेजों जैसा लुक बना के निकले थे, वो सिर के ऊपर हैट पहनते थे, कई दफा पागड़ी भी लगाते थे और उनको फांसी दी गई थी। मैं आपको सिर्फ इतना बताऊं तो वो फ्रीडम फाइटर हैं जिनको फांसी दी गई थी। तो ऐसे तो कितने फ्रीडम फाइटर हैं जिनको फांसी दी गई थी, लेकिन टोटालिटी 3 4 5 इंडिकेशन आपको मिले तो आप तकरीबन वहां तक पहुंच जाते हैं ना कि यहाँ पे भगत सिंह की ही बात हो रही है, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू की ही बात हो रही है। मालूम चल रहा है? हम आपको बोलेंगे वो फ्रीडम फाइटर हैं, पंजाब से हैं, तो पंजाब से तो बहुत सारे फ्रीडम फाइटर हो सकते हैं ना। लेकिन हम आपको बोलेंगे कि जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तब उनको लाठी लग गई। यहाँ पे लाला लाजपत राय की बात हो रही है। अब हम आपको सिर्फ इतना ही बता दें कि साइमन कमीशन के द्वारा लाठीचार्ज में वो घायल हुए थे, तो बहुत सारे लोग घायल हुए थे। लेकिन हम आपको बताएं वो पंजाब के बहुत बड़े लीडर थे, वो बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। अब किसकी बात हो रही है? लाला लाजपत राय की बात हो रही है ना। तो इसीलिए हम आपको बता दें कि मुझे ठंडी बहुत लगती है, तो दुनिया में 50% लोग हैं जिनको ठंडी लगती है। मेरे को तुरंत सर्दी जुकाम हो जाता है और फिर बहुत बर्निंग पेन इन द चेस्ट होने लगता है। तो बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे। मेरे को है ना राइट साइडेड स्लीप अच्छी आती है। मेरे को थोड़े थोड़े टाइम में थोड़ा थोड़ा पानी पीना मांगता है। अब आपको समझ आ गया कि यहाँ पे आर्सेनिक की बात हो रही है। डॉक्टर साहब बचपन से ही मेरे को बहुत नाक में से खून ही निकलता था, कौन सी मेडिसिन आई? नहीं आ सकती ना। फ्रीडम फाइटर तो बहुत सारे हो सकते हैं। ये तो सिर्फ उतना ही बताया कि फ्रीडम फाइटर है, विदाउट टोटालिटी अज्यूम नहीं कर लेना है, तो आप गलत हो सकते हैं। मैं आपको इतना बता दूं कि पंजाब के कार्यकर्ता थे जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, तो वो लाला लाजपत राय हो भी सकते हैं और उसके सिवा भी हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि पंजाब के बहुत बड़े लीडर जिनका साइमन कमीशन के विरोध के अंदर लाठीचार्ज के दौरान हुए लाठीचार्ज में उनकी डेथ हो गई थी। तो तकरीबन लाला लाजपत राय की ही बात कर रहा हूं मैं। मालूम चल रहा है? मैं आपको बोल दूं कि ऐसे फ्रीडम फाइटर जिनको फांसी हुई थी तो भगत सिंह हो सकते हैं, लेकिन भगत सिंह के सिवा भी बहुत हो सकते हैं ना। लेकिन मैं आपको ऐसा बता दूं कि पंजाब के वो फ्रीडम फाइटर जिनको फांसी हुई थी, जिन्होंने जवानी के अंदर असेंबली के अंदर बॉम्ब फेंका था, अब कौन हो सकते हैं वो? आपने परसीव कर लिया ना कि ये भगत सिंह की बात हो रही है। तो होम्योपैथी इज परसेप्टिबल फिनोमिना। आपको मरीज आके कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे पहले से ही नाक में से बहुत खून बहता है, हर बार लेफ्ट साइडेड के नाक में से ही खून बहता है, फिर है ना मेरे को जब से मेंसेस शुरू हुआ ना तब से मेरे को मेंसेस भी बहुत आता है, और मेरे को फिर थायराइड का प्रॉब्लम भी आ गया था बीच में, अभी उसमें अच्छा है, कुछ नहीं होता था। मैं छोटी थी ना तब मुझे बार बार टॉन्सिलाइटिस होता था। डॉक्टर साहब आपको क्या बताऊं, हर बार लेफ्ट साइडेड में ही मुझे दर्द होता था। मुझे ठंड जरा ही बर्दाश्त नहीं होती है, मुझे ठंड जरा भी बर्दाश्त नहीं होती है। अब इतनी देर तक आप लेकेसिस सोच रहे थे। क्यों टोटालिटी इंपॉर्टेंट है आपको मालूम चल रहा है? यहाँ पे लेकेसिस दिया जा सकता है, हम नहीं कह रहे हैं कि बिना विदाउट थर्मल यू कैन नॉट प्रिस्क्राइब, लेकिन अगर आप ये टोटालिटी बनाएंगे तो आप सेपिया फॉस्फोरस इन मेडिसिन के ज्यादा करीब पहुंचेंगे। यही मरीज आपको ऐसा बोल रहा है कि डॉक्टर साहब मेरे को लेफ्ट साइडेड नोज में से ब्लीडिंग होता है, लेफ्ट साइडेड टॉन्सिलाइटिस होता है, मेरे को यूटेरस का भी फाइब्रॉइड का प्रॉब्लम है, गले के आजू बाजू तो मैं जरा भी टाइट नहीं पहन सकता हूँ और मुझे गर्मी बहुत लगती है। तो आप लेकेसिस की ओर जाएंगे ना। अब मैं आपको ऐसा बोलूं कि ऐसे क्रांतिकारी जिनको फांसी हुई थी और जिन्होंने असेंबली के अंदर बॉम्ब फेंका था, 2 लोग, अकेले भगत सिंह ने नहीं फेंका था। वो सर्च कीजिए, हिस्ट्री बहुत कच्चा है। मालूम चल रहा है उन दोनों को फांसी हुई। अब अगर 10 लोग होते जो असेंबली में बॉम्ब फेंकते, और मैं आपको बोलूं कि ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने असेंबली में बॉम्ब फेंका और उनको फांसी हुई, तो वो आप 10 के बीच तो आ गए,
अब आपको उसमें से आप थोड़ा पूछेंगे, एक काम कीजिए ना, थोड़ा बताइए उनकी एज कितनी थी, तो आप बोलेंगे बिलो 20 साल। तो आप 2-3 के बीच में आ गए। अब तो ये दो, इन तीनों में से ही एक क्रांतिकारी हो सकते हैं। अब एक काम कीजिए, वो कहाँ से थे? वो यहाँ से थे, आप पे पहुंच गए उस क्रांतिकारी तक। तो इंडिविजुअलाइजेशन का मतलब भी यही है। मरीज कहता है कि मुझे खून मतलब ब्लीडिंग वाला दवाई, मुझे टॉन्सिल मतलब टॉन्सिल वाला दवाई, लेफ्ट साइड मतलब लेफ्ट साइड वाला दवाई, गर्मी बहुत लगती है मतलब हॉट, अब और थ्रोट क्लोथिंग एग्रावेशन, टाइट नहीं पहन सकता हूँ। अब इन सबको कवर करता हो, वैसा तो शायद यही लेकेसिस दवाई ही है, तो लेकेसिस दिया जाना चाहिए। हनीमैन नहीं कह रहे हैं कि लेकेसिस देने के लिए ये सब होने चाहिए, नहीं, दूसरे इंडिकेशन भी मिल सकते हैं। हम फ्रीडम फाइटर की जगह ऐसा कह सकते हैं ना कि वो साम्यवादी विचारधारा में मानने वाले थे, वो पंजाब के थे, उन्होंने असेंबली के अंदर बॉम्ब फेंका। वो कौन थे? बहुत कम लोगों को मालूम होगा। भगत सिंह समाजवादी या साम्यवादी विचारधारा में बिलीव करते थे। चलो एक और एग्जांपल, वो बिहार के सीएम रह चुके हैं, उनको भैंस दोना आता है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि 2-3 सिम्टम आपको इतने भी क्लियर मिलेंगे, आप सीधे वहां पहुंच जाते हैं। मालूम चल रहा है? वो बिहार के सीएम रह चुके हैं, उनकी वाइफ भी बिहार की सीएम रह चुकी है, वो रेलवे मंत्री भी रह चुके हैं। वो कौन है? लालू प्रसाद यादव की बात की हो रही है। मालूम चल रहा है? यस, वेरी गुड। बटुकेश्वर दत्त थे भगत सिंह के साथ। वो गुजरात के सीएम रह चुके हैं, वो पाटीदार हैं, पाटीदार कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। कौन हो सकते हैं? नहीं, सरदार कभी गुजरात के सीएम नहीं रहे। गुजरात की रचना 1960 के अंदर हुई है। वो इंडिया के गृह मंत्री थे। गुजरात के सीएम भी रह चुके हैं। तो आपको देखने चाहिए कि गुजरात के सीएम कौन कौन रह चुके हैं। यस, वो एक हैं। लेकिन पहले सीएम कौन थे गुजरात के? डॉक्टर जीवराज मेहता। उसके बाद हितेंद्र देसाई, चिमनभाई पटेल। नो, वो मुंबई राज्य के थे। मोरारजी भाई गुजरात के नहीं थे। उसके बाद फिर चिमनभाई पटेल की सरकार थी। उसके बाद कौन थे? वो घनश्याम भाई ओझा। मालूम चल रहा है? तो इनमें से पटेल तो अभी तक एक ही नाम आया है, चिमनभाई पटेल का। ठीक है, तो एक हमने लिख लिया कि चिमनभाई पटेल हैं, जो गुजरात से भी हैं और पाटीदार, गुजरात के मुख्यमंत्री भी हैं और पाटीदार भी हैं। उसके बाद फिर आगे गए, फिर सोलंकी। कौन? माधव सिंह सोलंकी। उसके बाद फिर से चिमन भाई आए। उसके बाद महुआ से थे, नाम गया, याद नहीं आ रहा है, जो भी थे वो। उसके बाद अमर सिंह चौधरी। उसके बाद केशुभाई पटेल, हाँ दूसरे पटेल आए। उसके बाद शंकर सिंह वाघेला। उसके बाद उनके ही राजपा के व्यक्ति थे जो 128 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे थे। उसके बाद फिर से चुनाव हुए, फिर से केशुभाई पटेल। उसके बाद नरेंद्र भाई मोदी। उसके बाद आनंदीबेन पटेल, मतलब तीसरे पटेल आए। मालूम हुआ? उसके बाद विजय भाई रूपाणी। उसके बाद भूपेंद्र भाई पटेल, मतलब चौथे पटेल आए। अब आपको इतनी ही माहिती है कि वो पटेल हैं और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, तो आपके पास 4 नाम आ गए। अभी एक मैं भूल रहा हूँ, 5 नाम है शायद। फिर आपको वो बोलेंगे कि वो
सौराष्ट्र से हैं, तो अब आप इनको स्टडी करनी होगी, इनमें से कौन कहाँ से है। जिनको बापा से जाना जाता है, कौन है? केशु बापा। तो आप वहां पे केशु बापा तक पहुंच गए ना, केशु भाई पटेल तक। मालूम चल रहा है कि अगर आपको उन्होंने कहा कि जिनको बेन के नाम से जाना जाता है, मालूम चल रहा है। अब ये इंडिविजुअलाइजेशन इसी को बोला जाता है। तो उसी तरीके से मरीज जब आपके आके बोलता है कि डॉक्टर साहब पेट में दर्द है, राइट साइडेड दर्द हो रहा है, पेशाब में बहुत तकलीफ हो रही है, पानी बहुत कम पीता हूँ, राइट साइडेड सोता हूँ, गर्मी बहुत लगती है, लाइकोपोडियम। अब उसको यूटीआई अगर डायग्नोसिस किया जाए तो भी लाइकोपोडियम, उसको रिनल स्टोन डायग्नोसिस किया जाए तो भी लाइकोपोडियम, अगर उसको दूसरी कोई पैथोलॉजी डायग्नोसिस की जाए तो भी मेडिसिन विल बी लाइकोपोडियम। तो एपोरिज्म नंबर 18 के अंदर हमें इंडिविजुअलाइजेशन सिखाते हैं। इंडिविजुअलाइजेशन इज द बेस ऑफ होम्योपैथी। सो इंडिविजुअलाइज किए बिना हमें दवाई प्रिस्क्राइब नहीं करनी है। हनीमैन ये कहते हैं हर बार हमें क्या करना है, टेक अ केस, टेक इंडिकेशन, मेक टोटालिटी एंड गिव सिमिलिमम। सिमिलिमम देने के लिए हमें इंडिविजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। और वो हमने देखा ना कि एक ही पैथोलॉजी में 5 अलग अलग दवाई जा सकती है और 5 अलग अलग पैथोलॉजी में एक दवाई भी जा सकती है, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ द इंडिविजुअलाइजेशन। अब मैं आपको ऐसा बोलूं कि जो सोमनाथ मंदिर के ट्रस्टी रह चुके हैं, जो सोमनाथ मंदिर के ट्रस्टी रह चुके हैं, जो गुजरात के सीएम भी रह चुके हैं, 2 नाम आएंगे, नरेंद्र भाई मोदी और केशु भाई पटेल। अब आपको तीसरा एक कैरेक्टरिस्टिक चाहिए ना, मालूम चल रहा है? जिनको बाप्पा कहा जाता है केशु भाई, जिनको साहेब कहा जाता है नरेंद्र मोदी जी, मालूम चल रहा है? 3 कैरेक्टरिस्टिक मिले तो आप तुरंत मेडिसिन तक पहुंच गए ना। लेकिन सिम्टम कैसे मिले? कैरेक्टरिस्टिक। हमने ऐसा नहीं कहा है वो गुजरात के एक नागरिक हैं और उनकी उम्र भी 60 साल से ज्यादा है, इसको कैरेक्टरिस्टिक नहीं कहा जा सकता। मालूम चल रहा है? आप 3 सिम्टम के ऊपर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन कब? जब वो कैरेक्टरिस्टिक हो तब। मालूम चल रहा है? इंडिविजुअलाइजेशन समझाने के लिए हम आपको ये एग्जांपल दे रहे हैं। वो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और वो यूपी से बिलोंग करते थे, कौन हो सकते हैं? जिनकी सीट यूपी से थी। तो जवाहरलाल नेहरू की सीट यूपी से थी, इंदिरा गांधी की सीट यूपी से थी, सबको याद होगा ना, रायबरेली हमें थी, इंदिरा गांधी की सीट यूपी से थी। उसके बाद और वो राज्यसभा से थे। और आपने बहुत नाम नहीं सुना होगा, चौधरी चरण सिंह, उनकी सीट भी यूपी से थी। उसके बाद एक और प्रधानमंत्री आए, उनकी सीट ग्वालियर मध्य प्रदेश से है। आपने कम नाम सुना, बलिया के चंद्रशेखर जो 1991 के अंदर पीएम बने थे कुछ ही महीनों के लिए। तो चंद्रशेखर की सीट भी यूपी से, बलिया यूपी से है। उसके अलावा और एक प्रधानमंत्री वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, वो भी यूपी से थे। अब आपको 6 लोग मिले, 6 हुए ना, 5 हुए, जो प्रधानमंत्री भी हैं और जिनकी सीट यूपी से बिलोंग करती है। अब आप उसमें एक और कड़ी जोड़ें, वो समाजवादी पक्ष के नेता थे, या तो जो राम मनोहर लोहिया को बहुत मानते थे। आपको सीधा मालूम चल जाएगा यहाँ पे चंद्रशेखर की बात हो रही है। या तो जो किसान नेता के तौर पे प्रख्यात हैं, तो आपको सीधा मालूम चल जाएगा यहाँ चौधरी चरण सिंह की बात हो रही है। ये इंडिविजुअलाइजेशन है, व्यक्ति का इंडिविजुअलाइजेशन। हनीमैन कहते हैं हमें डिसीज का इंडिविजुअलाइजेशन करना है कि ये डिसीज सब डिसीज से किस तरीके से अलग है। क्लियर हो रहा है सबको? अब आपके पास कोई मरीज आता है, डॉक्टर साहब एसिडिटी हो जाती है, बहुत खट्टी खट्टी डकारें आने लगती हैं, इससे पहले मुझे बहुत सालों तक टॉन्सिलाइटिस हो जाता था और हर बार मुझे है ना राइट साइड का टॉन्सिल ही होता था, मैं पानी बहुत कम पीता हूँ
और मुझे गर्मी बहुत लगती है, लाइकोपोडियम। क्लियर? दूसरा व्यक्ति आता है, डॉक्टर साहब खट्टी डकारें आती हैं बहुत, पहले मुझे टॉन्सिलाइटिस बहुत हो जाता था, हर बार लेफ्ट साइड का टॉन्सिल ही ज़्यादा फूल जाता था, फिर उसका मैंने ऑपरेशन करवा लिया, फिर मुझे पानी की प्यास तो बहुत ज़्यादा लगती है, और ये सब एसिडिटी की दिक्कत है ना साहब, जब से मेरे को मेनोपॉज आया ना तब से ही शुरू हुई है, और मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। लैकेसिस। क्लियर हो रहा है ना? इसी को इंडिविजुअलाइजेशन कहा जाता है। जिस तरीके से हमने चंद्रशेखर जी को इंडिविजुअलाइज किया, हमने जवाहरलाल नेहरू जी को इंडिविजुअलाइज किया, नरेंद्र मोदी साहब को इंडिविजुअलाइज किया, केशुबापा को इंडिविजुअलाइज किया, उसी तरीके से हमें लाइकोपोडियम, लैकेसिस, इसी तरीके से इंडिविजुअलाइजेशन करता जाना है। मालूम चल रहा है? डॉक्टर साहब एसिडिटी हो रही है, 3 साल से हो रही है, पहले है ना मुझे दांत की दिक्कत थी, खुजान बहुत आती थी, उसके लिए तो मैंने वो सब कुछ किया, और उसके बाद दांत चला गया और तब से एसिडिटी शुरू हो गई है, मुझे गर्मी बहुत लगती है, और आज भी अगर मैं थोड़ा सोने जाऊं ना तब थोड़ी तो खुजान आ ही जाती है। सल्फर आता है ना, क्यों? टोटालिटी हमें, जो टोटालिटी आपको इंडिविजुअलाइज कर दे उतने सिम्टम काफी है, क्योंकि हमारा गोल क्या है? इंडिविजुअलाइज करना। आपको 3 सिम्टम, 4 सिम्टम, 5 सिम्टम, 10 सिम्टम, 15 सिम्टम से इंडिविजुअलाइज हो गया है तो 16वें सिम्टम की क्या जरूरत है? 3 से हो गया है तो चौथे की क्या जरूरत है? 5 से हो गया है तो 7वें की क्या जरूरत है? मालूम चल रहा है? लेकिन जब आपके पास सिम्टम अनकॉमन कम है, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम नहीं है, तो आपके सिम्टम ज्यादा चाहिए होंगे। मालूम चल रहा है? फिर से आपके पास मरीज आता है, डॉक्टर साहब एसिडिटी होती है, बहुत बर्निंग डॉक्टर साहब बात मत पूछो, और जब जब मेरे को कुछ टेंशन आ जाता है ना, चिंता आ जाती है ना, तो मेरे को बर्निंग हो जाता है, मुझे लगता है डॉक्टर साहब मेरे को कैंसर तो नहीं हो जाएगा ना, मेरे को बहुत चिंता हो रही है मेरी, मुझे पानी बहुत थोड़े टाइम में मैं थोड़ा पानी पीते रहता हूँ और मुझे ठंड ज़्यादा लगती है। डॉक्टर साहब एसिडिटी का तकलीफ है, एसिडिटी होता रहता है, लेकिन मेरे को क्या है पहले से ही आइसक्रीम खाने का बहुत मन करता है, सो एसिडिटी होता है, बर्निंग होता है ना, तो मैं तुरंत आइसक्रीम खा लेता हूँ, मुझे अच्छा हो जाता है। इससे पहले अपने को कोई तकलीफ नहीं हुई है, हाँ थोड़ा बहुत सीजन चेंज होता है तो सर्दी जुकाम हो जाता है, कौन सा मेडिसिन आएगा? मालूम चला? हमें सिम्टम क्यों चाहिए? हमें इंडिविजुअलाइज करना है और रेमेडी तक पहुंचना है। क्लियर हो रहा है? हमें एपोरिज्म 18 के अंदर यही चीज समझा रहे हैं। अब वो एसिडिटी का मरीज है, वो आपके पास एक्सरे, सोनोग्राफी, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, जितने भी सिम्टम रिपोर्ट्स लेके आया हो, उसे चाहे एसिडिटी हो, चाहे हाइटस हर्निया हो, चाहे गैस्ट्राइटिस हो, चाहे गैस्ट्रिक अल्सर हो, चाहे और कोई पैथोलॉजी हो, मेडिसिन विल बी जो इंडिकेटिव है वही। तो इसी को कहा जाता है इंडिविजुअलाइजेशन। और हनीमैन एपोरिज्म 18 में हमें यही समझाते हैं, अगर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है, अगर आपका गोल है रिस्टोर टू सीक टू हेल्थ टू क्योर, और क्योर कैसा? रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट, तो आपको इंडिविजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, और इंडिविजुअलाइजेशन करके ही मेडिसिन देना पड़ेगा। हनीमैन यहाँ पे कतई नहीं कर रहे हैं कि इंडिविजुअलाइजेशन बेस्ड ऑन मेंटल सिम्टम, और इंडिविजुअलाइजेशन बेस्ड ऑन फिजिकल सिम्टम, और इंडिविजुअलाइजेशन बेस्ड ऑन डेल्यूजन सिम्टम, इंडिविजुअलाइजेशन बेस्ड ऑन सेंसेशन सिम्टम। हनीमैन एक ही बात कर रहे हैं, जो सिम्टम मिले वो ले लो, इंडिविजुअलाइज करो। क्लियर? रेमेडी, समथिंग दैट मेक्स यू बेटर व्हेन यू आर इल और यू आर इन द पेन। हमें तकलीफ के दौरान जो भी राहत देता है उसे रेमेडी कहा जाता है। सो कई दफ़ा ऐसा होता है कि किसी के साथ बैठना भी एक रेमेडी होता है, किसी से 2 बातें करना भी एक रेमेडी होता है, इसीलिए आप देखेंगे ना कि अलग अलग काउंसलर्स होते हैं। इवन हमारे एंशियंट इंडिया के अंदर ऋषि मुनि थे, राजा को जब भी तकलीफ होती थी वो अपने राजगुरु के पास जाता था, और राजगुरु हर बार दवाई नहीं देते थे लेकिन रेमेडी देते थे। इसीलिए आप अगर एस्ट्रोलॉजी का आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा तो उसमें भी रेमेडीज आती हैं, सूरज को जल दीजिए, फलाने मंत्र का जाप कीजिए, तुलसी को पानी पिलाइए, ये कीजिए, उसमें रेमेडी में कोई दवाई नहीं होती है, लेकिन तकलीफ कम करने के लिए जो भी प्रक्रिया की जाए और जो प्रक्रिया से हमें तकलीफ कम हो उन सब को रेमेडी कहा जाता है। क्लियर? समझ आ गया सबको? थोड़ा ज्यादा हुआ है, लेकिन इस चीज को अगर गले से नीचे नहीं उतरा तो आप होम्योपैथी नहीं समझ पाएंगे।
हमें ऐसा लगता है, हम गलत भी हो सकते हैं। लोग हर दिन कुछ सीखते हैं और कई बार ऐसा होता है कि जो उन्होंने पहले दिन सीखा था वह उन्हें गलत महसूस होता है। सो आज आपको भी ऐसा लग सकता है कि पहले हम ऐसा ऐसा सोच रहे थे, शायद होम्योपैथी के लिए ऐसा नहीं, मगर अब जो समझे हैं वैसा वैसा सोचना चाहिए। किसी को कोई प्रश्न? धन्यवाद। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। जुड़े रहिए गुरुकुल के साथ।